दूसरे सिपाही की लाश लाने के लिए आदमी रवाना कर दिए गए। इनके साथ एक कमांडर भी था। मरने वाले सिपाही ने रास्ता और जगह बता दी थी। वहां गए तो देखा कि सिपाही की लाश पड़ी हुई है, खेमे नहीं है। वहां के निशान बता रहे थे कि यहाँ से खेमे उखाड़े गए हैं। रात के वक्त उनकी तलाश मुमकिन ना थी। सिपाही की लाश उठा लाए। इस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान अयूबी को दी गई और ये भी बताया कि फौज में जराइम बढ़ गए हैं। सुल्तान ने अली बिन सफियान को बुलाकर कहा कि वो सिपाहियों के बेस में अपने सुराग रसां फौज में शामिल करके मालूम करे कि ये जराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबर्ट को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था। जहां तक अली बिन सफियान के सुराग रसानों की रसाई महाल थी, ये एक बहुत बड़ा किला नुमा मकान था। मिस्रियों का एक कुंबा नहीं बल्कि पूरा खानदान इसमें रहता था। इस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी क्योंकि यहाँ खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहाँ से माली मदद मिलती थी। फौजी मेले में इस खानदान ने सुल्तान अयूबी को अशरफियों की 2 थैलियां फौज के लिए पेश की थी। ये सौदागर खानदान था। मिस्र में सुल्तान अयूबी के आने से पहले ये मकान सूडानी फौज के बड़े रुतबे वाले और इंतजामिया के हाकिमों की मेहमानगाह बना रहता था। सूडानियों को सुल्तान अयूबी ने आकर खत्म कर दिया तो इस खानदान की वफादारियां हुकूमत के साथ रही और ये सुल्तान अयूबी का वफादार हो गया। जिस रोज सुल्तान अयूबी ने अलबर्ट और अली बिन सफियान को हुक्म दिया कि वो फौज में जराइम की वबा की वजूहात मालूम करे, इससे अगली रात इस मकान के एक कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। शराब का दौर चढ़ रहा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। इसे देखकर सब उठ खड़े हुए। इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका आधा चेहरा नकाब में था। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया गया और लड़की ने नकाब उठा दिया। वो बूढ़े के साथ बैठ गई। कल अमीर मिस्र तक इत्तला पहुंच गई है कि फौज में जुएबाजी और बदकारी बढ़ गई है। बूढ़े ने कहा, हमारी आज की ये नशिस्त बहुत अहम है। अमीर ने सिपाहियों के बेस में फौज में सुराग रसां शामिल करने का हुक्म दे दिया है। हमें इन सुराग रसानों को नाकाम करना है। ताज़ा इत्तला बड़ी ही उम्मीद अफजा है। 2 मिस्री सिपाहियों ने एक औरत पर लड़कर एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ये हमारी कामयाबी की इब्तिदा है। 3 महीनों में सिर्फ एक मुसलमान सिपाही ने दूसरे को कत्ल किया और खुद भी कत्ल हुआ। एक आदमी ने बूढ़े की बात काटकर कहा, कामयाबी की ये रफ्तार बहुत सुस्त है। मैं कामयाबी इसे कहूंगा जब कोई सलार या नायब सालार सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल कर दे। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम है कि 1000 सिपाही कत्ल हो जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप सबको पिछले साल के 2 वाकयात याद होंगे। साहिल पर सुल्तान अयूबी पर तीर चलाया गया, वो खता गया। रोम से आदमी आए, वो इसे नाकाम हुए कि सब के सब मारे गए और एक बदबख्त मुसलमान हो गया। इससे क्या जाहिर होता है ये कि सुल्तान को कत्ल करना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। स्लेब के परिस्तारों और सूडानियों को शिकस्त खाए 1 साल गुजर गया। एक ने कहा, इस 1 साल में आपने क्या किया मोहतरम? आप बड़ा लंबा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। 2 आदमियों का कत्ल बेहद लाजमी है। एक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, दूसरा अली बिन सफियान। अगर अली बिन सफियान को खत्म कर दिया जाए तो अयूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। एक ने और कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा और उस लड़की की पीठ पर हाथ रखा जो इसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये हैं वो आंखें, देख लो इन आंखों में क्या जादू है। तुम सब ने सुल्तान अयूबी के एक खादिमुद्दीन अलबर्क का नाम सुना होगा। तुम में से बाज ने इसे देखा भी होगा। सिर्फ 2 आदमी हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने वो देख सके हैं, एक अली, दूसरा अलबर्क। अली बिन सफियान को कत्ल करना हिमाकत होगी। मैंने जिस तरह अलबर्क पर कब्जा कर लिया है इसी तरह अली पर भी कर लूंगा। अलबर्क आपके कब्जे में आ चुका है? एक ने पूछा। हाँ। बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़कर कहा, मैंने इसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। इस लड़की को तुम सब जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए, पुख्ता नहीं है। पूरा 1 साल ऐसे मौके की तलाश में मारा फिरता रहा कि अली बिन सफियान या अलबर्क या दोनों को फांस सकूं। मैं इनसे मिला कभी नहीं क्योंकि मैं इनकी शनाख्त में नहीं आना चाहता था। फौजी हुकाम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता था। आखिर इसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया। इसने अपने फौजी कमांडरों, सलारों और ओहदेदारों से कहा कि मेले में वो शहरियों में बैठें और इनसे बातें करें। इसे मैं 8 महीनों से उस्तादी तरीके सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खावंद और अपने आप खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर इसने अलबर्क जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने इसे बताया कि इसे खंडर
میں کیا नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली। मैं 4 आदमियों के साथ वहाँ मौजूद था। मैंने उसे अपना नाम आसफा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मैंने इसे शराब का आदी बना दिया है। इसने कभी नहीं पी थी। पहली बीवी इस घर में रही है। इसके बच्चे भी हैं लेकिन वो सब भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील से बताया इसने कैसे कैसे तरीकों से सुल्तान अयूबी के इस खुसूसी कमांडर की अकल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। तो क्या हम ये समझें कि अल्बर्ट हमारे गिरोह का फर्द है? एक आदमी ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, वो सच्चे दिल से अयूबी का वफादार है। वो इतना ही वफादार और इस लड़की का भी है। ये लड़की सुल्तान, कौम और इस्लाम की वफादारी का इजहार ऐसे वालियाना तरीके से करती है कि अल्बर्ट इसे कौम की जानबाज बेटी समझता है। इस लड़की के हुस्न व जवानी और मोहब्बत के अमल इजहार का जादू अलग है। अल्बर्ट को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। जरूरत ही क्या है, वो पूरी तरह हमारे हाथों में खेल रहा है। सुल्तान अयूबी और क्या करना चाहता है? इस ग्रोह के एक रुकन ने पूछा। जहन में सल्तनत इस्लामिया है, बूढ़े ने कहा। सलाउद्दीन अयूबी के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। इन्हीं को अमली जामा पहनाने के लिए इसने फौजी मेले का ढोंग रचाया और 6-7 हजार जवान भर्ती कर लिए। लोग अभी तक भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने वालों में सुडानी भी है। मुझे ऊपर से जो हिदायत मिली हैं वो ये हैं कि अयूबी की फौज में बदकारी के बीच बोने हैं। इसका तरीका यह है कि इनके दिलों में औरत और जुआ दाखिल कर दो। बूढ़े ने बताया कि इसने फौजी मेले के फौरन बाद अपने आदमी भर्ती करा दिए हैं। उन्होंने बड़ी खूबी से फौज में जुआ शुरू कर दिया है। जुआ और औरत ऐसी चीजें हैं जो इंसान को चोरी और कत्ल तक ले जाती हैं। इसने दूसरा तरीका ये बताया कि अस्मत फरोशों औरतों को ट्रेनिंग देकर फौजी कैंपों के इर्द गिर्द छोड़ दिया गया है, जो ये जाहिर नहीं होने देती कि वो पेशावर हैं। उन्होंने सुल्तान के फौजियों को बदी के रास्ते पर डालने के साथ साथ इनमें रुकावट भी पैदा करती है। बूढ़े ने कहा। इसकी कामयाबी परसों सामने आई। वो 2 सिपाही एक औरत के खेमे में बेवक्त पहुंच गए। दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक तो खेमे में ही मर गया। दूसरे के मुतालिक पता चला कि कैंप में जाकर मर गया। इसने अली बिन सफियान और अल्बर्ट को हुक्म दिया कि फौजों में अपने सुराग रसां भेजकर मालूम करें कि जुआबाजी, चोरी चकारी और बदकारी क्यों बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप सब इन तमाम औरतों से जो इसी काम में मसरूफ हैं कह दें कि कैंप के करीब ना जाएं। इसी मजलिस में ये बताया गया कि आसफा, जिसका असली नाम कुछ और था, 5वीं छठी रात इस बूढ़े को इत्तलाएं देने जाती है जो अल्बर्ट से हासिल करती है। जिस रात उसे बाहर निकलना होता है वो अल्बर्ट को शराब में एक खास घोल कर पिला देती है। इसके असर से सुबह तक उसकी आंख नहीं खुल सकती। अब ये कोशिश की जाएगी कि मुसलमान लड़कियों में भी बेहयाई का रुझान पैदा किया जाए। एक बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि आज हम अपने माशरे के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमें ये सब खराबियां बेवक्त नजर आएंगी। ये महफिल जो जासूसों का एक खुफिया इजलास था बर्खास्त हुई, वो सब इकट्ठे बाहर ना निकले। एक आदमी बाहर जाता, 10-15 मिनट बाद दूसरा आदमी निकलता। बूढ़ा भी चला गया, सिर्फ आसफा और एक आदमी रह गए। आसफा ने नकाब में चेहरा छुपाया और इस आदमी के साथ निकल गई। अल्बर्ट ने आसफा को एक राज बता के रखा हुआ था। इसने अभी किसी को ना बताया था कि इसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी मायूब नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त मजाक करेंगे कि इतना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली, मगर ये बेद शुभ ना सका। अली बिन सफियान ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। एक रोज एक सुराग रसा ने अली बिन सफियान को रिपोर्ट दी कि गुज़श्ता 3 महीनों में इसने 4 बार देखा है कि खादिम अल्बर्ट के घर से रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं एक औरत सियाल लबादे में लिपटी हुई निकलती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी इसके साथ हो जाता है। सुराग रसा ने बताया कि 2 बार इसने यहीं तक देखा। तीसरी बार इसने इस औरत का पीछा किया। वो इस आदमी के साथ एक मकान में चली गई, वहां से कुछ देर बाद निकली और इस आदमी के साथ वापस चली गई।
سراغ رساں نے بتایا کہ اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا، وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی، وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا، بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے، آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرگ کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرگ کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرگ جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان ہدایات اور احکام بڑے ہی سکے۔ اس نے اپنے جاسوس مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں، وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہوا، خواہ کتنا ہی معمولی یا بہت ہی غیر معمولی نہ کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہوں نے بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسے سراغ رساں نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرگ کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ایسی عورت نہ تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔ البرگ کی کوئی بیٹی جوان بھی نہ تھی، یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرگ نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرگ کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، اس کی اہانت کی جائے۔ ہدایات کے مطابق یہ عورت اس وقت البرگ کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آصفہ نظر آ گئی۔ یہ عورت البرگ کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرگ کی پہلی بیوی سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے ہیں انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے اطلاع حیران کن تھی، اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرگ کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرگ کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت بھی بتا دیا۔ جب البرگ دفتر میں مصروف ہوتا تھا وہ آ گئی۔ علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی احترام تھا۔ اس نے البرگ کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرگ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے، اس نے دوسری شادی کی ہے، چوتھی اور 5ویں نہ کی۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا، آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی جاتی ہے، آپ برا تو نہیں جانے گی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں، میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب تک بات نہیں کرتا، میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں تو مجھے گھر سے نکال دے، وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایتیں کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں، ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چوک کر پوچھا، البرگ شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا ہی نہیں، بیوی نے کہا، بدمست اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرگ بے ہوش ہوتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدماش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے، وہ البرگ کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ البرگ کی بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرگ پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی
رکھی تھی، میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکی، میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا، یہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرگ بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایتیں دی اور اسے کہا وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی، یوں معلوم ہوتا تھا جسے علی بن سفیان کی ہدایت پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی